नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वस्थ ही रहेंगे, क्योंकि हम सारे के सारे भारतवासी हैं। भारत वाले बड़ी बड़ी बीमारियों से हंसते हंसते लड़ लेते हैं, तो कोरोना तो छोटी मोटी बात है। बस आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना पूरी ईमानदारी के साथ करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बस इतना ही आपसे निवेदन करता हूं। अब मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज मैं आपको गणित सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे गणित कम समझ में आती है, मुझे रीजनिंग कम समझ में आती है, मुझे जीके कम समझ में आता है। इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो वास्तविकता में ही उस स्टूडेंट के वो बात समझ में कम आती है, और दूसरा उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है कि उस सब्जेक्ट के प्रति उसका लगाव कम है। आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, सब्जेक्ट कोई भी हार्ड नहीं होते हैं, बस हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की और सीखने की टेक्निक अलग अलग होती है। किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो जरूरी है वो ये है कि आप उस सब्जेक्ट के प्रति अपने आप में एक स्नेह पैदा करें और मन में ये आशा उत्पन्न करें कि अपने को आज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इसी ललक के साथ आप हमेशा स्टडी से जुड़े रहें। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में टफ नहीं होता है। अगर निरंतरता बनी रहे और उस सब्जेक्ट को आप पढ़ने के बजाय अगर आपके मन में यह भावना हो कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहा हूं बल्कि इस सब्जेक्ट को जी रहा हूं, तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट मुसीबत नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप आसानी से उसको सीख सकते हो। जब कंपटीशन क्लासेस की अपन बात करते हैं तो कंपटीशन क्लासेस का जो भी सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले सर्वोपरि सबसे पहले नाम आता है गणित का, क्योंकि गणित के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, गणित के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को अप्लाई करना है, ये सारी की सारी समस्याएं। और जिस स्टूडेंट की शुरुआत से प्राइमरी क्लासेस से ही जिसकी गणित में पकड़ अच्छी होती है उसको तो गणित सीखने में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट केवल मात्र 10% होते हैं, बाकी 90% के लिए गणित एक महाभारत ही रहती है। आशा करता हूं कि आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे से आपके लिए कभी गणित मुसीबत नहीं रहेगी। बस उसके लिए आपसे इतना ही निवेदन है कि मेरी प्रत्येक क्लास को आप सीरियसली अच्छी तरह से रेगुलर देखते रहें, कोई भी क्लास बीच में मिस नहीं करें। आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आगे आने वाले टाइम में आपको गणित सबसे सरल सब्जेक्ट लगेगा। देखिए सर, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले किसी भी सब्जेक्ट को जब अपन स्टार्ट करते हैं, किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपन सीधा सीधा क्वेश्चन से शुरू करें। गणित का कोई भी टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया, मान लो प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट कर दिया और अपन डायरेक्ट प्रतिशत के क्वेश्चन करवाने लग गए, तो उन क्वेश्चनों को जो स्टूडेंट समझते हैं उनके समझने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट जो रेगुलर गणित से टच में है, जिनकी शुरुआती क्लासों से गणित अच्छी है, उनके तो आराम से समझ में आ जाता है। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो गणित का जो क्वेश्चन आपने बोर्ड पे करवाया है उस क्वेश्चन को वो रट लेते हैं, या उस क्वेश्चन के सोल्व करने की टेक्निक को पकड़ लेते हैं, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं उनको तो हल कर देते हैं, लेकिन अगर उस प्रश्न में थोड़ा सा ही चेंज कर दिया जाए तो फिर वो प्रश्न उनके लिए हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा गणित को पढ़ाने का या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका होता है, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में या इस टॉपिक के बारे में सब कुछ बताया जाए कि ये टॉपिक क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, इसमें काम आने वाले जितनी भी संक्रियाएं या जितने संख्याएं, जितने चिन्ह हैं, जितने प्रतीक हैं, उन सभी का मतलब क्या है, उनको कहां पर उपयोग में लेना है, कहां पर नहीं लेना है। जब अपन इन सारी की सारी प्राथमिक बातों के बारे में पूरी की पूरी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के लिए भी उस सब्जेक्ट को समझ पाना मुश्किल नहीं रहता है। और मैं आपको उसी प्रकार से बताऊंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में पूरा इंटरनली आपको उसका एक एक अर्थ, उसकी एक एक मीनिंग समझाऊंगा। उसके बाद में अपन क्वेश्चनों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर लेता हूं। जो सब्जेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है गणित। आप सारे एक बात अच्छी तरह से जानते हो कि गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स जो है, ये शब्द एक ग्रीक भाषा से उठाया गया शब्द है। देखिए,
भारतीय संस्कृति में जितने भी अंग्रेजी के शब्द लिए गए हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी के शब्द लगभग 99% शब्दों को केवल 3 ही प्रकार की शैलियों से उठाया गया, ग्रीक, लैटिन और यूनानी। इन 3 ही भाषाओं से उनको लिया गया, जिनमें से मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और जिस शब्द से इसको लिया गया है वो शब्द है मैथमेटिका। आप बात को समझने की कोशिश करें। मैथमेटिका शब्द से मैथमेटिक्स बनाई गई है और इस मैथमेटिका शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीखी जाने वाली वस्तु। मतलब एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी इकाई जिसे केवल और केवल सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, अपने आप में उतारा जा सकता है, न कि उसे रटा जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि यह मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसे आप केवल सीख सकते हो, समझ सकते हो, इसकी एक एक संक्रिया को समझकर ही अपने दिमाग में बिठा सकते हो। यह रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है और रटकर आप कभी कंपटीशन फाइट कर भी नहीं सकते। अकेले गणित की बात नहीं है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, जहां पर बात कंपटीशन किया जाती है वहां रटने से काम नहीं चलता। जो तर्क वितर्क और अपनी मनोवैज्ञानिक शैली का जितना यूज करता है उसी के आधार पर वो सफल हो सकता है। स्कूल की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में रात दिन का अंतर होता है। कंपटीशन में हर चीज के लॉजिक चलते हैं, जबकि स्कूल में अगर आप डायरेक्ट डाटा याद भी कर लो तो भी काम चल जाता है। मैथमेटिका शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीखी जाने वाली वस्तु और इस मैथमेटिक्स को भारतीय संस्कृति में हिंदी में नाम दिया गया है गणित। गणित नाम देने का मतलब यह है कि इस गणित का शाब्दिक अर्थ और इस मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ दोनों एक ही होने चाहिए। जब दोनों का अर्थ एक होगा तभी तो इनको इन नामों से प्रदर्शित किया जा सकता है। नहीं तो गणित को लिखने में सीधा सीधा अगर इंग्लिश में ही लिखना होता तो GANIT भी इसको लिखा जा सकता था, लेकिन उनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, उसके शाब्दिक अर्थ का गणित के साथ कोई मिलान नहीं है। गणित शब्द के शाब्दिक अर्थ को अगर आपको समझना है तो आप एक काम कीजिए, आप इस शब्द का संधि विच्छेद कर लीजिए। संधि विच्छेद करते ही ये 2 भागों में टूटेगा, टूटते ही आपकी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें सबसे पहला शब्द लिखा हुआ गण। गण शब्द का शाब्दिक अर्थ, गण शब्द का अर्थ होता है गणना, और ये इत किसी भी शब्द के बाद लगने वाला एक प्रत्यय होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। तो इस आधार पर गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ निकल कर आया गणना करना। और गणना शब्द से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो गणना क्या है, कोई भी 2 इकाइयों की परस्पर क्रिया करवाना ही गणना है। यदि वो गणितीय इकाइयां गणित से संबंधित या गणितीय इकाइयां हैं जिनको अपन संख्या या अंक बोलते हैं, अगर संख्या या अंकों की आपस में किसी न किसी प्रकार से क्रिया करवाई जाती है, क्रिया करवाने का मतलब उनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वर्ग, वर्गमूल, घन या घनमूल, किसी भी प्रकार की संक्रिया का जब आप उन पर प्रयोग करते हो तो वो सारी की सारी संक्रियाएं गणना को प्रदर्शित करती है। और बात सीधी सीधी क्लियर है, अगर जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल जैसी संक्रियाओं का प्रयोग करना है तो इन संक्रियाओं का प्रयोग आप कभी भी रट कर नहीं बल्कि केवल सीख और समझ कर सकते हो। इसीलिए गणना और सीखी जाने वाली वस्तु दोनों बातें एक ही है, तभी जाकर गणित शब्द को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स के नाम से प्रदर्शित किया गया है। यह तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब मैं बात करता हूं ये गणित जो सब्जेक्ट भारतीय संस्कृति में जब दिया गया, और वैसे जब अपन इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यह भी लिखा हुआ रहता है कि गणित सब्जेक्ट लगभग जितना भी है वो सभी भारतीयों की देन है। मतलब गणित विषय में ज्यादातर भारतीय दार्शनिक या विचारकों का श्रेय रहा है, उनकी देन रही है। और इसीलिए इस गणित का जो जनक है, आप शायद सभी इस चीज से वाकिफ होंगे, गणित का जनक है आर्यभट्ट। अब यहां से मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, और बड़ी बड़ी जो सिविल सर्विसेज है उनमें इस बेसिक से संबंधित क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं, इसलिए यहां से ये चैप्टर ये तो था, इसका थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताइए। अब यहां से जो भी मैथमेटिकल फंक्शन आने वाले, जो भी गणितीय संक्रियाएं आपके सामने आएंगी, वहां से कंपटीशन में क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पहले उठाए जा भी चुके हैं। जहां जहां से कंपटीशन में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस एक एक क्वेश्चन से मैं आपको अवगत करवाऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा टॉपिक पूरा होने के बाद जिसके बारे में आप ये सोच सको कि हमें ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया। देखिए, लाइव क्लासेज या ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके भी 2 होते हैं। कई टीचर्स केवल और केवल छोटी मोटी बातें या एक टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं
और उसके बाद में उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। और वो भी ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं जिन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सिर्फ एक लालायित किया जाता है, उसके प्रति अट्रैक्ट किया जाता है कि यार अच्छी ट्रिक बताइए, जबकि कभी भी वो अपना पूरा नॉलेज आपके सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन का या पढ़ने का एक ही सिस्टम होता है कि या तो पढ़ो मत, और अगर पढ़ो तो उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ो। वही बात पढ़ाने पे लागू होती है कि या तो पढ़ाओ मत, और पढ़ाओ तो ईमानदारी से पढ़ाओ, ताकि सामने बैठा हुआ स्टूडेंट को ये लगे कि वास्तव में मुझे घर बैठे हुए या इस लॉकडाउन में भी मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ जी, गणित का जनक है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहीं कहीं पर कई जगह लिखा हुआ रहता है कि आर्यभट्ट एक भारतीय दार्शनिक या विचारक थे, लेकिन इसकी सटीक और सही पुष्टि मैं नहीं दे सकता। आर्यभट्ट गणित का जनक, जनक शब्द का मतलब होता है पिता। देखिए, पिता शब्द का मतलब आप ये मत मान के चल लेना कि गणित का पिता आर्यभट्ट है, इसका मतलब पूरी की पूरी गणित ही आर्यभट्ट ने बढ़ाई थी। नहीं, आर्यभट्ट ने गणित के लिए केवल सबसे बड़े 2 ही योगदान दिए हैं, और वो दोनों योगदान इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके बराबर दूसरे योगदान देने वाले दार्शनिक या विचारक नहीं हुए। इसीलिए इन सबसे बड़े या सबसे महान दार्शनिकों को गणित के जनक की उपाधि दी गई है। और जो सबसे बड़े 2 योगदान आर्यभट्ट ने दिए थे, उनमें से सबसे पहला योगदान था, इन्होंने शून्य की खोज की थी। शून्य की खोज करने वाले दार्शनिक या विचारक आर्यभट्ट थे, और यह शून्य गणित की सबसे दुर्लभ इकाई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शून्य एक ऐसी इकाई है जिसके परिवर्तन के बारे में ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। यह ना तो धनात्मक है, ना ये ऋणात्मक है, ना ये भाज्य है, ना ये अभाज्य है। और शून्य में शून्य एक उदासीन इकाई है, इसमें होने वाले परिवर्तन ज्ञात नहीं किए जा सकते। इसलिए ऐसी दुर्लभ इकाई की खोज करना भी आसान काम नहीं है, और इस दुर्लभ कार्य को आसान बनाने वाले दार्शनिक आर्यभट्ट थे। इसीलिए आर्यभट्ट को गणित के जनक की उपाधि दी गई थी। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे। और दूसरी आर्यभट्ट की जो गणित के लिए देन है वो है पाई का मान। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाई का मान देने वाले दार्शनिक या विचारक आर्यभट्ट थे, और पाई के मान का भी मतलब आपने आज तक जो किताबों में या जिन डाटाओं से पाई के मान पढ़े हैं, वो लगभग सभी मान या पाई का वो मान गलत है। अगर अपन ऑथेंटिक मान की बात करते हैं तो पाई का मान 22 अपन किताबों में पढ़ते हैं पाई का मान होता है 22/7। लेकिन जब बात ऑथेंटिक चीज किया जाती है या ऑथेंटिक पॉइंट किया जाती है, वहां पर यह सरासर गलत साबित हो जाता है। पाई का मान वो भी दशमलव में होता है, और दशमलव में 2 स्थानों तक, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक पाई का मान देने वाले दार्शनिक नाम था आर्य। पाई का मान दिया गया 3.14। वैसे ये दशमलव के आगे और भी प्रसारित होता है, लेकिन दशमलव के बाद केवल 2 स्थानों तक ये मान देने वाले दार्शनिक कौन थे? आर्यभट्ट। वापस एक बार बता देता हूं, आर्यभट्ट के गणित में सबसे बड़े केवल 2 ही योगदान है। पहला, उन्होंने पाई की जीरो की खोज की थी, और दूसरा उन्होंने पाई का मान बताया था। और पाई का मान बताया था उन्होंने 3.14। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, पाई का वास्तविक मान 3.14 होता है, न कि 22/7। और इसी आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर सिर्फ इतना होता है, वे गणित की संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है वे परिमेय कहलाती हैं, और जिनका मान निश्चित नहीं होता है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और इस आधार पर अगर अपन देखें कि पाई का मान 22/7 है, परिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा यह भी बताई जाती है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो साफ सुथरी बात है, 22/7 अगर है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि P का मान हो गया 22 और Q का मान हो गया 7। तो इस आधार पर पाई क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये सरासर गलत बात है, कंपटीशन में पूछा गया सवाल है।
पाई एक परिमेय संख्या नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है। पाई का मान होता है 3.14 डॉट 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 और ये अनंत तक चलता है। इसका निश्चित मान नहीं होने के कारण ही पाई को एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और पाई का मान फिक्स 22/7 नहीं होता है, लगभग बराबर 22/7 होता है, क्योंकि 22 में जब आप 7 का भाग दोगे तो मान ये आता है, लेकिन इसका मान 22/7 होगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि 3.14 के आगे ये अनंत तक प्रसारित होता है, इसलिए इस संख्या का कोई निश्चित मान होना संभव नहीं है। याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे। पाई का मान दशमलव के बाद 2 स्थानों तक देने वाले दार्शनिक भी आर्यभट्ट थे और आर्यभट्ट ही गणित के जनक कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। इस आर्यभट्ट के बाद में गणित में दूसरे भी सबसे बड़े महान दार्शनिक हुए हैं, जो भी ये सबसे बड़े अपने लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि वो भी भारतीय मूल के निवासी हैं। और आर्यभट्ट के बाद अगर 2 नंबर पर गणित में सबसे बड़े विद्वानों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो नाम आता है आचार्य रामानुजन का। ध्यान से सुनना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आचार्य रामानुजन, आर्यभट्ट के योगदान क्या है ये मैं बता चुका हूं। आचार्य रामानुजन ने गणित में असंख्य संख्याएं हैं, ये आप सब जानते हो। गणित में अनंत संख्याएं हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक गणितीय संख्याएं प्रसारित होती है, लेकिन इन सभी संख्याओं में से आचार्य रामानुजन ने केवल एक ही ऐसी संख्या बताई जिसको उन्होंने एक विशिष्ट संख्या का दर्जा दिया, और उन्होंने कहा कि इस संख्या में जितनी विशेषताएं, जितनी गुणवत्ता है, उतनी किसी भी गणित की दूसरी संख्या में नहीं है। और इसी के आधार पर आचार्य रामानुजन को गणित के महान दार्शनिकों की श्रेणी में शामिल किया गया, और उन्होंने जिस संख्या को सबसे बड़ी विशिष्ट संख्या का दर्जा दिया था वो संख्या है 1729, जिसे रामानुज संख्या के नाम से जाना जाता है। कंपटीशन क्लासेस की बुक्स में, किताबों में बहुत सी जगह ये संख्या का बखान किया गया है। रामानुज संख्या होती है 1729, और इस रामानुज संख्या को विशिष्ट संख्या के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सी रामानुज संख्या है? रामानुज संख्या है 1729। इसके बारे में पूरा कंप्लीट A to Z अपन बात करेंगे जब अपन संख्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस टाइम में समझाऊंगा कि रामानुज संख्या सबसे विशिष्ट संख्या क्यों है और इसमें वो विशेषता क्या है जिसके आधार पर इसको सबसे महत्वपूर्ण संख्या का दर्जा दिया गया है। लेकिन फिलहाल जब इसका बेसिक या जब इसके इतिहास की बात चल रही है तो भारतीय संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि आर्यभट्ट और आचार्य रामानुजन दोनों भारतीय मूल के निवासी होते हुए भी इनकी गणित में सबसे बड़े योगदान माने गए हैं। आर्यभट्ट गणित के जनक हैं जिन्होंने शून्य की खोज की थी और पाई का मान बताया था। पाई का मान उन्होंने दिया था 3.14, और वैसे 3.14 के बाद में ये अनंत तक प्रसारित होता है। दूसरे थे आचार्य रामानुजन जिन्होंने 1729 को गणित की सभी संख्याओं में से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे विशिष्ट संख्या का दर्जा दिया था। अब थोड़ी सी बात मैं करता हूं इस गणित के पार्ट के बारे में कि गणित होती कितने प्रकार की है, गणित के कौन कौन से भागों के बारे में अपने को पढ़ना होता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पार्ट इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने से पहले भी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है पढ़ाई के प्रति एक सही और सटीक प्लानिंग होना। अपनी प्लानिंग सही होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग सही है तो आप निश्चित रूप से सक्सेस हो जाओगे। अगर आपकी प्लानिंग ही सही नहीं है, अगर आपके टॉपिक को सेलेक्ट करने की कैपेसिटी अगर सही नहीं है तो फिर आपकी तैयारी बेकार चली जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अपने परिचय में, अपने रिलेटिव्स में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम में उनको मुंह की खानी पड़ती है। एग्जाम टाइम पर जब वो देखते हैं तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे देखिए सर 2 कारण होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तैयारी नहीं करते। तैयारी नहीं करने वाले स्टूडेंट और करने वाले स्टूडेंटों में अपने आप फर्क दिखता है।
वो तैयारी करते हैं, जी जान से करते हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं होने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण, उनकी मेहनत तो अच्छी है परंतु किस्मत साथ नहीं देती। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन प्लानिंग सही नहीं रहती। टॉपिक, कौन से टॉपिक अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेक्शन वो नहीं कर पाते। जो इजी टॉपिक है उनको बार बार पढ़ते हैं, उनको रट लेते हैं, और जो टफ टॉपिक है या एग्जाम में जिनका वेटेज ज्यादा है उन टॉपिकों को नहीं पढ़ते या उन पर ध्यान कम देते हैं, और एग्जाम में जाकर जब उनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो फिर उनको लास्ट में जाकर मुक्की खानी पड़ती है। इसीलिए जो भी टॉपिक आप पढ़ें सबसे पहले उसके लिए जरूरी है, जिस कंपटीशन की आप तैयारी करें उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि उसके लिए आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। और प्लानिंग का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि गणित के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये बात पता लग जाए या प्रीवियस पेपर को जब आप उठा के देखोगे तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें दो चीजें होती है। कई बार क्या होता है, अपन देखते हैं कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया, अगर वो क्वेश्चन एक आपके क्लासरूम में बैठे हुए 50 कैंडिडेट हैं, वो 50 के 50 कैंडिडेट अगर उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, मतलब वो प्रश्न इतना सरल है कि वो सभी को आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हल करके आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी भी आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। 100 के 100% स्टूडेंट अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कभी नहीं करवाएगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना है और प्रतियोगी कितने हैं। इसके अनुसार आपको यह सेलेक्ट करना होगा। अगर कोई दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 100 में से केवल वो क्वेश्चन 5 ही बच्चे कर पा रहे हैं, और अगर उन 5 में से आप शामिल हो तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो रहे हो। क्यों? क्योंकि 95 आपकी उस भीड़ से दूर हो चुके हैं, आपके कंपटीशन से हट चुके हैं, और उन क्वेश्चनों का सिलेक्शन करना ही आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है, और यही होती है प्लानिंग। अपन क्या करते हैं, जो टॉपिक अपने को इजी लगते हैं उन टॉपिकों को पढ़ते रहते हैं, खूब बार पढ़ते हैं, जितनी बार गणित उठाते हैं उतनी बार उन्हीं टॉपिकों को देखते हैं, इजी टॉपिक सबसे पहले अपन देखते रहते हैं। लेकिन जो टफ टॉपिक होते हैं या जो अपने कम समझ में आते हैं, इसके लिए अपने आप को हताश करने की जरूरत नहीं है। जो आपको कम समझ में आते हैं जरूरी नहीं है वो आपको ही आ रहे हैं, हो सकता है वो सभी को कम समझ में आ रहे हैं। अगर आप उन टॉपिकों पर अच्छे से मेहनत करो तो आप भीड़ से हटकर सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सिलेक्शन के लिए तैयारी से पहले प्लानिंग होना जरूरी है। हाँ जी, ये दोनों के दोनों दार्शनिक थे। अब गणित में अगर मैं बात करूं गणित के प्रकारों की, तो देखिए सर, गणित का सबसे पहला प्रकार जो निर्मित हुआ था, गणित की जिससे शुरुआत हुई थी, वो सबसे पहला प्रकार है बीजगणित, अलजेब्रा। बीजगणित चर और अचर राशियों पर टिका हुआ होता है, और बीजगणित के बारे में सही और सटीक परीक्षण चर और अचर संख्याओं का सही विभाजन करने वाले दार्शनिक थे ख्वारिज़मी। ये पॉइंट जो रीड की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन आते हैं, उन 10 क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पुटअप किए जाते हैं। गणित का जनक आर्यभट्ट है, और बीजगणित में सभी संख्याओं का सही और सटीक विभाजन करने वाले या उनका सही विश्लेषण करने वाले थे ख्वारिज़मी। इसलिए ध्यान रखना, बीजगणित के जनक हैं ख्वारिज़मी। इसके बाद में इसका एक पार्ट और बनता है, बीजगणित में चर और अचर राशियां जब बांटी गई है, उनमें से चर और अचर का मतलब है, चर राशियां तो वो होती है जिनमें परिवर्तन ही किया जा सकता है। जैसे अपन किसी संख्या को मानते हैं x, तो ये एक चर राशि है, क्योंकि आप x की जगह कितना भी मान रख सकते हो। आप x बराबर 0 भी मान सकते हो, x बराबर 1 भी मान सकते हो, x बराबर 2 भी मान सकते हो। मतलब ये x एक ऐसी गणितीय इकाई है जिसका मान परिवर्तनशील है, इसलिए ये एक चर राशि है। और अचर संख्याएं वे होती है जिनका मान कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो सदैव निश्चित रहती है, वे अचर राशियां होती है। और उन अचर राशियों में अगर अपन बात करें जैसे 1, 2, 15, 20, 25, इस प्रकार की जो गणितीय इकाइयां जो होती है, इन गणितीय इकाइयों को बोला जाता है अचर संख्याएं। और अचर संख्याओं की जितनी भी प्रकार से संक्रिया की जा सकती है, या अचर संख्याओं से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टॉपिक बनते हैं, उन सारे के सारे टॉपिकों को मिलाकर एक नया सब्जेक्ट बनाया जाता है जिसे कहा गया है अंकगणित।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिथमेटिक। अंकगणित में अंकों और संख्याओं का सही और सटीक विश्लेषण करने वाले दार्शनिक थे ब्रह्मानंद। इसलिए अंकगणित के जनक कहलाते हैं ब्रह्मानंद। गणित के जनक आर्यभट्ट है, बीज गणित के जनक ख्वारिज़मी है और अंक गणित के जनक है ब्रह्मानंद। फिर आगे मैं बात करता हूं, जितनी भी गणितीय इकाइयां हैं, अगर उन गणितीय इकाइयों को किसी आकृति विशेष के द्वारा प्रदर्शित किया जाए या किसी बनने वाले क्षेत्र के बारे में जब अपन बात करते हैं, क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में जब अपन बात करते हैं, तो इस परिवर्तन से संबंधित एक नया सब्जेक्ट बनता है जिसे अपन कहते हैं ज्यामिति, जिसे अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में रेखा गणित भी कहते हैं, जियोमेट्री। इस जियोमेट्री के जनक जो हैं वो है यूक्लिड। गणित के जनक आर्यभट्ट है, अंक गणित के जनक ब्रह्मानंद है, बीज गणित के जनक ख्वारिज़मी है और ज्यामिति के जनक है यूक्लिड। अब इसके बाद में बात करते हैं। देखो, अंकगणित को बोला जाता है, अंकगणित और ये जो ज्यामिति है, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए, अगर इनको एक साथ देखा जाता है, एक साथ पढ़ा जाता है, तो इसे बोलते हैं प्राथमिक अंकगणित या एरिथमेटिक, जो कि अपन लगभग कंपटीशंस में पढ़ते हैं। ये होती है बीजगणित, और बीजगणित के साथ साथ अगर अपन एक टॉपिक की और बात करें, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के साथ साथ एक टॉपिक और चलता है, आपने देखा होगा, सिविल सर्विसेज में आता है सांख्यिकी, माध्य, माध्यक, बहुलक। इन सारे के सारे टॉपिकों को एडवांस मैथ में माना जाता है। त्रिकोणमिति में ये सारे सब्जेक्ट काम आते हैं, और त्रिकोणमिति जो फलनों पर आधारित होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन फलनों पर जो आधारित होती है, वो त्रिकोणमिति जो है, उस त्रिकोणमिति के जनक हैं हिपार्कस। वापस देख लेते हैं। गणित के जनक है आर्यभट्ट, गणित के सबसे प्रथम भाग बीज गणित के जनक है ख्वारिज़मी, अंक गणित के जनक है ब्रह्मानंद, ज्यामिति या रेखा गणित के जनक है यूक्लिड, और त्रिकोणमिति एडवांस मैथमेटिक्स के जनक है हिपार्कस। ये इस गणित के प्रकारों का विभाजन है। इसके बाद में इन सारे के सारे, जब इन चारों ही भागों को आपस में मिला दिया जाए, तो चारों भागों को मिलाकर एक गणित के नए पार्ट का निर्माण होता है, जो कहलाता है क्रियात्मक गणित या तकनीकी गणित के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन टेक्निकल मैथ्स कहते हैं, लेकिन वो अपने कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। सिविल सर्विसेज या नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की, जब अपन एयरफोर्स आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उनमें टेक्निकल मैथमेटिक्स नहीं आती है, टेक्निकल मैथ्स आती है एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी या बीटेक नीट वालों के लिए काम की होती है, जो 11वीं 12वीं क्लास में जिनके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, वो जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो एडवांस में टेक्निकल मैथमेटिक्स का हिस्सा होता है। अपने को इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अंकगणित से। अंकगणित क्या है? अंकगणित में गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ अपन समझ चुके हैं। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, और उससे जस्ट पहले लिखा हुआ है अंक, मतलब अंकों की गणना करना, या अंकों से जितनी भी इकाइयां बढ़ती है उन सारी की सारी इकाइयों की गणना करना अंकगणित के अंतर्गत आता है। अब मैं गणना के बारे में बात बाद में करूंगा, पहले मैं आपको अंक के बारे में समझाऊंगा कि अंक क्या है और अंक से बनने वाली गणितीय इकाइयां कौन कौन सी है। मेरी एक एक बात को ध्यान से समझें। फिर मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर आप मेरे एक एक शब्द, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते जाएंगे, और अगर आप में एक जिज्ञासा रहेगी कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और आप अगर मेरे बनाए गए वीडियो से नहीं हटेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको गणित सब्जेक्ट बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा, क्वेश्चंस भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले उन क्वेश्चनों के बारे में या उसकी प्राइमरी अवस्था के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। अंकगणित जो है, अगर अपन अंकगणित का संधि विच्छेद करते हैं तो मिलता है अंक प्लस गणित, जिसमें गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, और इससे पहले लिखा गया है अंक। यहां से भी कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले यह देख लेना जरूरी है कि अंक क्या है, कैसे बढ़ते हैं, अंक के पीछे की विशेषता क्या है, अंक होते कौन कौन से हैं। देखिए सब, आपने अगर साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हो तो साइंस में
एक परिभाषा आती है परमाणु की, कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ की वह सबसे छोटी अवस्था होती है जिसे और अधिक भागों में विभाजित करना संभव नहीं है। मतलब किसी भी पदार्थ की वह सबसे सूक्ष्म अवस्था जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही जोड़ा जा सकता है, वो सबसे सूक्ष्म इकाई कहलाती है परमाणु। वही सेम बात लागू होती है गणितीय इकाइयों पर। गणित की सबसे छोटी इकाई जिसका निर्माण, बात ध्यान से सुनना, गणित की सबसे छोटी इकाई जिसका निर्माण स्वयं से हुआ है, उसके निर्माण में किसी दूसरी इकाई का कोई योगदान नहीं है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, वो केवल स्वयं से निर्मित हुई है, वो गणित की सबसे छोटी इकाई कहलाती है अंक। और ऐसे अंक गणित में होते हैं 10, जिनमें शुरुआत होती है 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक की इकाइयां अंक कहलाती है। याद रखना, अंक तभी होगी, कोई भी गणितीय इकाई केवल अंक तभी कहला सकती है जब वो स्वतंत्र हो। जरूरी नहीं है मैंने 0 से लेकर 9 तक की इकाइयां लिखी है ये हमेशा अंक होगी। क्यों? ये अंक केवल तभी हो सकती है जब ये स्वतंत्र हो, मतलब इनका निर्माण जब केवल स्वयं से होता है तो ये अंक कहलाती है। अगर इनके निर्माण में किसी भी गणित, अब बात आगे जो बोल रहा हूं वो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। कोई भी गणितीय इकाई अगर 2 इकाइयों के या 2 अंकों के आपस में मिलने से बनती है, कोई भी 2 अंकों को परस्पर इस प्रकार से क्रिया करवाई जाए, उनकी संक्रिया करवाई जाए, ताकि उससे एक नई गणितीय इकाई का जब निर्माण होता है तो वो अंक नई संख्या कहलाती है। 2 या 2 से अधिक अंकों की परस्पर क्रिया से बनने वाली इकाई गणित की संख्या कहलाती है। जैसे अपन बात करें 9 के बाद में एक इकाई आती है 10। आप स्पष्ट तौर पर इस बात को देख सकते हैं, 10 का निर्माण 1 और 0 से हो रहा है, 2 अंकों से इसका निर्माण हो रहा है। ये कभी भी अंक नहीं कहला सकता, ये हमेशा संख्या ही कहलाएगी। लेकिन 2 अंकों को इस प्रकार से रखने का मतलब संख्या नहीं है। आप कोई भी 2 अंकों की किसी भी प्रकार से क्रिया करवा दो, उनसे बनने वाली इकाई हमेशा संख्या ही कहलाएगी। और इस आधार पर अगर मेरी यह बात आपने अच्छी तरह से समझी है तो यहां से मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो ये मैं मान लूंगा कि मेरी बताई हुई बात आपके समझ में आ गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं, गणितीय इकाई 6 क्या है? अब मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे, ये एक अंक है, दूसरा ऑप्शन मैंने रखा ये एक संख्या है, तीसरा ऑप्शन मैंने रखा ये दोनों है, और चौथा ऑप्शन रखा मैंने कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने यहां से निर्मित किया है। अब आप मेरी बताई गई बात को ध्यान में रखकर मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गणितीय इकाई 6 क्या है? अंक है या संख्या है या दोनों है या कोई नहीं? देखिए, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझे। पहली बात, एक चीज तो क्लियर है कि 0 से लेकर 9 तक की जो इकाइयां हैं वो अंक तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अंक होते ही 0 से लेकर 9 तक के लिए। 0 से लेकर 9 तक की इकाइयां अंक तो है ही है, लेकिन जहां पर बात कंपटीशन की आ जाती है वहां पर सिर्फ परिभाषा पर या बताए गए कॉन्सेप्ट पर ही आधारित नहीं रहना है कि जितना अपने को बताया गया है वही सार्वत्रिक सत्य है। कंपटीशन का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन की जड़ तक जाना या किसी कॉन्सेप्ट को गहराई से सोचना। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको स्पष्ट तौर पर पता है कि ऐसा होता है, लेकिन जहां बात कंपटीशन की आ जाती है वहां पर कंफर्म नहीं है कि वही होता है, क्योंकि उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करके ही आपको जवाब देना है। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये अंक है। अब आपको विचार करना है कि क्या ये संख्या भी हो सकती है। तो संख्या के बारे में आप पहले सोचो कि संख्या कौन सी कहलाती है। संख्या वो गणितीय इकाई होती है जो 2 अंकों से निर्मित होती है, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अंक होने चाहिए, और 2 अंकों को किसी भी प्रकार से क्रिया करवाओ उनसे बनने वाली इकाई हमेशा संख्या कहलाती है। देखिए, यहां लिखा गया 6। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 6 को 0-6 नहीं लिख सकता? और अगर मैं इसको 0-6 लिखूं तो इसका निर्माण 2 अंकों से हो रहा है, और जिस किसी गणितीय इकाई का निर्माण 2 अंकों से होता है वो अंक नहीं संख्या कहलाती है। इस 6 को मैं 5 + 1 भी लिख सकता हूं,
इस 6 को मैं 7 माइनस 1 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 9 माइनस 3 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 2 प्लस 4 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 3 गुणा 2 भी लिख सकता हूं। जब अपन इनको हल करते हैं तो सभी स्थितियों में अपने को आंसर 6 ही प्राप्त होता है, और केवल 6 को देखने पर तो अपने को लगता है कि अंक है, लेकिन इसके पूर्व की अवस्था को जब अपन देखें तो इस 6 का निर्माण 2 अंकों से हो रहा है, इसलिए 2 अंकों की परस्पर क्रिया से जिस किसी इकाई का निर्माण होता है वो अंक नहीं संख्या कहलाती है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी अंक जो है वो अंक तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो संख्या भी कहलाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अंक नहीं होगा, दोनों होगा, मतलब ये अंक भी है और ये एक संख्या भी है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। कंपटीशन में सवाल में मामूली सा चेंज करते ही उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसका आंसर बदल जाता है। अगर मैं इस गणितीय इकाई की अवस्था को बदल दूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मैंने लिख दिया स्वतंत्र गणितीय इकाई 6 क्या है। ऑप्शन वही है, सेम, अंक संख्या दोनों कोई नहीं। अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को सोचने पर विचार करें कि इसका आंसर इस स्थिति में क्या हो सकता है। देखो, यह बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि केवल अगर यह इतना ही होता कि गणितीय इकाई 6 क्या है, इसकी अवस्था पर कुछ भी नहीं कहा गया होता, तो इसका आंसर अंक और संख्या दोनों होता। लेकिन अब इसके पीछे स्पष्ट तौर पर इसकी अवस्था लिखी गई है कि जिस गणितीय इकाई की अपन बात कर रहे हैं वो स्वतंत्र है, मतलब किसी के अधीन नहीं है, किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं कर रही है, इसका निर्माण खुद से हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि गणित की वो इकाइयां जिनका निर्माण केवल स्वयं से होता है, उनके निर्माण में किसी दूसरी इकाई का कोई योगदान नहीं होता, वे गणितीय इकाइयां सदैव अंक कहलाती है। मतलब अगर इसके पीछे आपने स्वतंत्र शब्द या स्वाधीन शब्द लगा दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। उस स्थिति में इसका आंसर केवल अंक रहेगा। आशा करता हूं आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ध्यान रखना, जितने भी अंक हैं वो संख्याएं होती है, लेकिन संख्याएं अंक होगी ये जरूरी नहीं है। अंक तो संख्या होगा, लेकिन उन अंकों में से भी संख्या कौन सा होता है, एक बार फिर से विचार करें। अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। यहां से मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। मेरा हर सवाल कंपटीशन की क्वेश्चन को परिभाषित करता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब आप प्रीवियस पेपर उठाओगे या प्रैक्टिस शीटें उठाओगे तो उनमें ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी कंपटीशन में ये टॉपिक है तो, और जो टॉपिक में अभी तो वैसे मैं गणित का बेसिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन गणित का ये बेसिक भी आपकी इंडेक्स के जिस टॉपिक में मिलेगा या इससे संबंधित क्वेश्चन जिसमें मिलेंगे, उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, जिसे अपन नंबर सिस्टम कहते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम जब संख्याओं का विभाजन में स्टार्ट कर दूंगा, वहां से नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल केवल इसका बेसिक चल रहा है कि गणित क्या है, अपने लिए जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं आपके सामने छोटी मोटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के प्रति लगाव होना जरूरी है। मतलब अपने मन में यह होना चाहिए कि अपने को कुछ सीखने को मिलेगा, और जब ये लालसा मन में पैदा होती है तो ही अपन सीख पाते हैं। और जहां पर बात गणित सब्जेक्ट किया जाती है, मैंने आपको शुरुआत में इसकी परिभाषा या इसके परिचय में बोला था कि गणित वह विषय है जिसे केवल समझा जा सकता है। गणित का कोई भी पॉइंट रटने वाला नहीं है। यहां तक कि अगर मैं बात करूं कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर, आप सभी जानते हैं कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है, लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं, जहां बात कंपटीशन किया जाती है वहां पर आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है। ये बात अपन अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्यों होता है, इसका जवाब जब आप ढूंढ लोगे तो आप अपने आप को वास्तव में कह सकते हो कि अब मेरे गणित समझ में आती है, या मैं गणित को अच्छी तरह से समझ रहा हूं। और दूसरी बात, सामने खड़ा कोई टीचर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको रटाने की कोशिश करता है तो वो आपको कभी भी कंपटीशन में सिलेक्शन की ओर नहीं ले जा रहा है। आप लास्ट में जाकर मात खा जाओगे, क्योंकि निश्चित रूप से कंपटीशन जो है वो गहराई से सोचने वाला एक पॉइंट है। देखिए, इसके अलावा मैं अगर बात करूं
आपने देखा होगा, अपन छोटी क्लासेस में जब पढ़ते थे तो छोटी क्लासेस में सर अपने को सामने बुलाकर कहते थे कि गिनती बोलो, और अपन गिनती की शुरुआत करते थे। आप सभी जानते हो, केवल मैं अकेला स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, आप भी स्कूल में पढ़े हुए हो। गिनती जब अपने से बुलवाते थे तो अपन बोलते थे 1 से, अपन 1 से शुरू करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अपन ने गिनती 1 से ही शुरू क्यों की? 1 से छोटा तो 0 भी होता है, 0 से छोटी इकाइयां ऋणात्मक भी होती है, फिर अपन ने 1 से ही शुरुआत क्यों की? ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है ये इस सब्जेक्ट के प्रति लालसा पैदा करते हैं, इस विषय को सीखने के प्रति जिज्ञासा को पैदा करते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं कि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस क्यों होता है, तो आप अपने आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि वास्तव में आज हमें कुछ नया सीखने को मिला है। जो बातें किताबों में लिखी गई है, या जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी, जो मेरे भाई लगातार पढ़ रहे हैं, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने एक ही एक प्रकार के क्वेश्चन जब 20 30 50 बार 100 बार आ जाते हैं तो वो उस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो किताबों का पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके में हमेशा एक आशा रहती है कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यही आशा जब अपन शुरुआत से ही ले लेते हैं तो फिर अपने को ज्यादा लंबी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस किसी टॉपिक को पढ़े, अगर उसको पूरा डीपली जाकर पूरा गहराई से पढ़ लें तो फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वही कोशिश मैं करने जा रहा हूं, ताकि मैं चाहूं कि जो कोई मेरे ये वीडियोस देख रहा है उस भाई को दोबारा कभी गणित पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ जी, गिनती की शुरुआत, दूसरा मैंने पॉइंट रखा कि 1 से शुरू करते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी भी संख्या की जब अपन घात रखते हैं, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसकी घात 0 लिखी गई है तो वहां पर संख्या को नहीं देखा जाता। वो संख्या चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो और कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी भी संख्या की घात में अगर 0 लिखा गया तो उसका मान हमेशा 1 आता है। आप सभी जानते हो, अगर 1 लाख की घात 0 लिखी गई है तो उसका भी मान हमेशा 1 आएगा। लेकिन आपने कभी यह जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं की कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 क्यों आता है। और मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि गणित का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको रटना पड़े। गणित की हर एक इकाई सोचने समझने वाली है और तर्क से संबंधित है। किसी के पीछे कुतर्क नहीं है, या कोई आपको यह नहीं कह सकता कि इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि गणित कारणों का ही समावेश है, कारणों को ही मिलाकर गणित बनाई गई है। मैं यहां से 2 क्वेश्चन आपको पूछने वाला था कि अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं कि कुल अंक कितने होते हैं, 2 सवाल थे मेरे यहां से। पहला सवाल मेरा है कुल अंक कितने होते हैं, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो 0 से लेकर 9 तक की इकाइयों में कुल अंक है 10। बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, कुल अंक 10 होते हैं। ये एकदम सही और सटीक जवाब है, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन अब मैं यहां से आपको दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। सबसे छोटा अंक, पहला सवाल मेरा था कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक होते हैं 10। और दूसरा सवाल मेरा यह है सबसे छोटा अंक कौन सा है। अगर जिन्होंने बात को ध्यान से नहीं समझा, या जो ध्यान से नहीं समझना चाहते, वो सिर्फ केवल और केवल आंसर को देखना चाहते हैं, उनके दिमाग में सीधा सीधा आंसर आएगा सबसे छोटी इकाई है 0। और अंकों को देखने पर यह बात जायज सी, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रही है कि अंकों के हिसाब से देखने पर सबसे छोटी इकाई 0 है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं होगा। 0 अगर आप इसका आंसर दे रहे हो तो सरासर गलत है। सबसे छोटा अंक होता है 1। अब मैं कारण समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कारणों का ही समावेश गणित है। हर बात का मैं कारण समझाऊंगा कि यह क्यों हुआ। सबसे छोटा अंक होता है 1। क्यों होता है उसके पीछे का कारण सुन लीजिए साहब। अंक क्या होता है आप एक बार याद कीजिए, जो मैंने आपको शुरू में यहां से बताया था कि अंक गणित की वह सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र है, जिसका निर्माण केवल खुद से होता है, वो अंक कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहां से, मैंने आपको पूछा सबसे छोटा अंक कौन सा है, और सबसे छोटा अंक का आंसर मैंने दे दिया 1। तो आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि यार 1 से छोटा तो 0 भी है, फिर इस 0 को सबसे छोटे अंक की श्रेणी में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि 1 से छोटा तो 0 होता है। लेकिन जहां पर अगर अपन सबसे छोटे अंक को 0 मान लें तो फिर अंक की परिभाषा ही गलत हो जाती है। आप थोड़ा सा इस 0 को देखें और देखकर थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। 0 वह गणितीय इकाई है
जिसका स्वतंत्र अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे कोई कितना ही कमजोर से कमजोर विद्यार्थी क्यों नहीं हो, यह बात तो आप सभी जानते हो कि शून्य जब स्वतंत्र अवस्था में लिखा गया है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको कोई गिनती में शामिल ही नहीं करता है। जबकि अंक तो होता ही तभी है जब वो स्वतंत्र हो। तो आपको जवाब मेरे हिसाब से मिल गया होगा कि जब अपन स्वतंत्र इकाई की बात करते हैं तो स्वतंत्र इकाई में सबसे छोटी इकाई तो शून्य है, लेकिन उसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं है। इसको अस्तित्व में लाने के लिए इसे किसी न किसी दूसरे अंक का योगदान देना पड़ता है। अकेले शून्य को कोई नहीं पूछता, लेकिन जब इसके साथ किसी अंक को लगा दिया जाए या इसे किसी दूसरे अंक का सहयोग दे दिया जाए तो फिर इसको दुनिया पूछती है। इसकी वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जब तक ये नहीं था तब तक ये स्वतंत्र था, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व में लाने के लिए अपन ने अंक लगा दिया तो अब ये खुद अंक नहीं रहा, अब ये पूरी की पूरी एक संख्या बन गई। इसलिए स्वतंत्र अवस्था में जो इकाई है वो अंक है, लेकिन शून्य स्वतंत्र अवस्था में अपने अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए सबसे छोटा अंक शून्य न होकर कौन है? एक है। ये बात ध्यान रखें। यहां से 2 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। सबसे छोटा अंक होता है 1, ना कि 0, और कुल अंक होते हैं 10। और यहां से अगर आपको सीखने की जिज्ञासा बढ़ रही हो या आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो तो यहां से एक बात मैं और भी बता दूं कि ये 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं इनका भी निर्माण केवल और केवल 0 और 1 से ही हुआ है, जिनको कंप्यूटर की भाषा में या गणितीय भाषा में बाइनरी कोड कहा जाता है। 0 से लेकर 9 तक की इकाइयों का निर्माण भी केवल 0 और 1 से ही हुआ। और इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आपने कंप्यूटर कभी पढ़ा है तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में जब अपन किसी संख्या को डालते हैं तो वो संख्या पहले उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करती है, फिर वो अपनी भाषा में उसको समझता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई का निर्माण केवल 0 और 1 से हुआ। आशा करता हूं ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक अंकों के आपस में मिलने से सदैव एक संख्या का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं यहां से संख्या के बारे में, लेकिन संख्या के प्रकार के बारे में नहीं। जहां से संख्या के प्रकार शुरू कर दूंगा वहां से नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति टॉपिक शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी केवल अपन गणित के बेसिक या परिचय की बात कर रहे हैं, और बेसिक और परिचय की जब तक बात कर रहे हैं वहां तक संख्या का प्रकार नहीं, मैं केवल आपको संख्या के बारे में समझाऊंगा कि संख्या क्या होती है। जो कुछ यहां तक पढ़ाया गया था एक बार मैं उससे बनने वाले क्वेश्चनों को वापस रिपीट कर रहा हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको यह भी पता लग जाएगा कि इतना जो कुछ अपन ने पढ़ा है वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने आपको यह कहा कि आर्यभट्ट गणित का जनक है, क्योंकि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। पहला क्वेश्चन निकल के आता है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। दूसरा, पाई का मान किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। और तीसरा, पाई का मान कितना दिया? तो पाई का मान 22/7 नहीं दिया, 3.14 दिया, दशमलव के बाद केवल 2 अंकों तक। जबकि देखा जाए तो 3.14 भी नहीं होता है, 3.14 के आगे भी इसका मान अनंत तक चलता रहता है, इसीलिए तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा सवाल मैंने उठाया था, पाई का मान, पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है। जिन इकाइयों का मान निश्चित होता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्याओं के नाम से जानी जाती है। लेकिन पाई का मान 22/7 फिक्स नहीं होता है, लगभग बराबर 22/7 होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद में इनके कुछ एक जनक के बारे में मैंने बात की थी। गणित का जनक कहलाता है आर्यभट्ट। गणित के सबसे प्रथम रूप या जिससे गणित की शुरुआत हुई थी बीज गणित का जनक कहलाता है ख्वारिज़मी। अंक गणित का जनक है ब्रह्मानंद। ज्यामिति या जिसे अपनी भाषा में अपन कहते हैं रेखा गणित का जनक है यूक्लिड। और एडवांस मैथ का एक हिस्सा त्रिकोणमिति का जनक कहलाता है हिपार्कस। इसके बाद में इसका सबसे पहला पार्ट मैंने स्टार्ट किया अंक गणित का मतलब अंकों की गणना करना। देखिए इसके बाद में मैं आपको गणना के पार्ट भी समझाऊंगा कि गणना क्या है, मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि चिन्ह क्या है। लेकिन जब बात अंक की चल रही है तो अंकों के परस्पर मिलने से संख्या का निर्माण होता है, तो मैं एक बार के लिए आपको संख्या के बारे में बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा था इस पे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। अंकों की गणना को अंक गणित के नाम से अपन जानते हैं, जिसमें अंक क्या है? गणित की सबसे छोटी इकाई जिसका निर्माण केवल खुद से हुआ है, जो एक स्वतंत्र इकाई होती है, वो सदैव अंक कहलाती है। और
अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर कुल अंकों की बात की जाए तो कुल अंक होते हैं 10, लेकिन सबसे छोटे अंक की बात करेंगे तो सबसे छोटा अंक होता है 1, ना कि शून्य, क्योंकि शून्य सबसे छोटी इकाई है, परंतु जहां बात अंक किया जाती है वहां स्वतंत्र अवस्था में इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए सबसे छोटा अंक शून्य न कहलाकर 1 कहलाता है। और जहां बात अंकों की अपन कर लें तो अंक भी क्या है, अंकों का निर्माण भी केवल 0 और 1 से होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी अंक जो है वो अंक तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो संख्या भी होता है यदि अगर वो स्वतंत्र ना हो। अगर उसके साथ उसकी अवस्था को प्रदर्शित कर दिया जाए तो वो केवल अंक ही होगा, लेकिन अगर अवस्था के बारे में कुछ ना कहा जाए तो अंक और संख्या दोनों की श्रेणी में उसको माना जाएगा। एक पॉइंट और छोड़ा हुआ था गणित में, भारतीय अगर दार्शनिक या विचारकों की बात की जाती है तो सबसे महान दार्शनिकों की श्रेणी में गणित के 2 विद्वानों को शामिल किया गया, जिनमें से एक आर्यभट्ट और दूसरे थे आचार्य रामानुजन। आचार्य आर्यभट्ट क्यों है वो मैंने आपको बात समझा दी, जिनको गणित का जनक भी कहते हैं, लेकिन दूसरे विद्वान है आचार्य रामानुजन। आचार्य रामानुजन ने असंख्य संख्याओं में से केवल और केवल एक संख्या ऐसी बताई जिसमें जितनी विशेषता है उतनी विशेषता गणित की किसी दूसरी संख्या में नहीं है, और वो संख्या उन्होंने बताई थी 1729। और आगे जाकर उस 1729 को आचार्य रामानुज के नाम से ही नवाजा गया, जिसे रामानुज संख्या के नाम से जाना जाता है। और कई जगह या कहीं पर इसकी विशेषताओं के आधार पर इसको विशिष्ट संख्या का दर्जा भी दिया जाता है। यहां तक की बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे संख्या के बारे में। धन्यवाद।